एक टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एक टॉपिक के क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं जिसका नाम है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इंडिया के अंदर। ये आपका मॉड्यूल बी का पार्ट रहेगा। ये मॉड्यूल बी की बात करूं तो मॉड्यूल बी का यूनिट नंबर 39 है। ठीक है, मॉड्यूल बी का यूनिट नंबर 39। चलिए शुरू करते हैं। जीआईबी के महापैक 2.2 का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा और जो डिस्काउंट कोड है, डिस्काउंट कोड लगेगा Y195, यह डिस्काउंट कोड रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट्स द शिफ्ट इन गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर स्मॉल टिनी एंड विलेज एंटरप्राइजेस आर आउटलाइन इन द पॉलिसी ऑफ अगस्त 1991। ऑप्शन नंबर ए कहता है द पॉलिसी एम्ड टू इंक्रीज जो प्रोटेक्शनिज्म है टू शील्ड एमएसएमई फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशंस। बी कहता है टू फोकस ऑफ द पॉलिसी वाज टू रिप्लेस कॉम्पिटिटिवनेस विद प्रोटेक्शन टू इंश्योर द ग्रोथ ऑफ एमएसएमई। सी कहता है द पॉलिसी शॉट टू रिप्लेस प्रोटेक्शन विद कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ एनहांस द vitality and growth of the MSME in the face of foreign competition. And D, the policy aimed to isolate MSME from open market to encourage their development. तो क्वेश्चन नंबर 1 है, पहला क्वेश्चन है, इसको पढ़िए और आंसर बताइए। इसमें हमें कहां पर टिक करना होगा? तो आंसर हमारा कौन सा होगा? इसमें सी के ऊपर टिक करेंगे। सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगर हम पॉलिसी की बात करें, पॉलिसी शॉट टू रिप्लेस प्रोटेक्शन विद कॉम्पिटिटिवनेस टू एनहांस द विटलिटी एंड ग्रोथ ऑफ द एमएसएमई इन द फेस ऑफ फॉरेन कंपटीशन। तो यहां पर एमएसएमई की जो ग्रोथ है ना, उसके लिए यहां पर इसके ऊपर फोकस किया गया, इसके ऊपर यहां पर ध्यान दिया गया है। तो सी हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन को लेकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ जाते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पस ऑफ क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। तो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम को लॉन्च किया। इसका प्राइमरी पर्पस क्या है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? यहां पर ऑप्शन ए कहता है यहां पर टू प्रोवाइड इमीडिएट कैश असिस्टेंस टू एमएसएमई फेसिंग फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। बी कहता है टू एनकरेज टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन इन द एमएसएमई सेक्टर। सी टू ऑफर डायरेक्ट सब्सिडीज फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बाय एमएसएमई। और डी टू फैसिलिटेट द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस बाय द एमएसएमई। तो ए बी सी डी में से कौन सा है जो करेक्ट आंसर होगा? यस, तो हमारा जो आंसर है वो यहां पर बी रहेगा। बी के ऊपर हम लोग टिक करेंगे, है ना। टू एनकरेज टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, जो यहां पर टेक्नोलॉजी है उसको अपग्रेड करना है इन दी एमएसएमई सेक्टर, है ना। एमएसएमई सेक्टर में टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के ऊपर फोकस है यहां पर, सो दैट जो एमएसएमई है वो ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज करें, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करें और यहां पर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करें और जो एमएसएमई है उसकी जो ग्रोथ है यहां पर देखने को मिले। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड एज एन ऑब्जेक्टिव अचीव्ड बाय एमएसएमई इन इंडिया। अगर हम इंडिया में एमएसएमई की बात करते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की बात करते हैं, तो इनमें से कौन सा यहां पर जो ऑब्जेक्टिव अचीव्ड है वो इस लिस्ट का पार्ट नहीं है? हाई कंट्रीब्यूशन टू डोमेस्टिक प्रोडक्शन। बी कहता है सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस। डी कॉम्पिटिटिवनेस इन डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट मार्केट्स। इनमें से कौन सा नहीं है? तो भाई यहां पर इसमें हम टिक कर देंगे, इसके ऊपर बी के ऊपर टिक कर देंगे, है ना। जो सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये इसके जो ऑब्जेक्टिव है उसका पार्ट नहीं है यहां पर कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया गया, ऐसा अभी तक बोलने में नहीं मिला है। हालांकि डोमेस्टिक प्रोडक्शन में हाई कंट्रीब्यूशन है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस क्रिएट कर रहे हैं और जो डोमेस्टिक मार्केट है और एक्सपोर्ट मार्केट है वहां पर कंपटीशन क्रिएट कर रहे हैं। तो ए, सी और डी तो इसका पार्ट हैं, लेकिन बी में अभी ऐसा नहीं कह सकते। हालांकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर पैसा लग रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लेकिन अभी सिग्निफिकेंट कहना, है ना, बहुत अर्ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ जाता है हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, ये क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट इज वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ एमएसएमई इन फेसिंग
इंटरनेशनल इन्वायरमेंट। तो अगर हम इंटरनेशनल इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो उसमें एमएसएमई के लिए लिमिटेशंस क्या हैं यहाँ पर, है ना। अगर हम लिमिटेशन की बात करें, ऑप्शन ए कहता है हाई कैपिटल बेस है यहाँ पर, बी कहता है वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शंस अमंग मैनी इंडिविजुअल्स, वहीं पर ऑप्शन सी कहता है इनएडिक्वेट एक्सपोजर टू द इंटरनेशनल इन्वायरमेंट, डी कहता है एक्सेसिव कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो अगर हम लिमिटेशंस की बात करते हैं एमएसएमई की, है ना, वो कौन सा हो जाएगा, तो दैट विल बी इनएडिक्वेट एक्सपोजर टू द इंटरनेशनल इन्वायरमेंट, है ना। यहां पर हम किसके ऊपर, सी के ऊपर टिक करेंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन को लेकर, है ना। तो अगर इनएडिक्वेट एक्सपोजर टू द इंटरनेशनल इन्वायरमेंट, है ना, जो इंटरनेशनल इन्वायरमेंट है वहां पर इनके लिए एक्सपोजर ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो गवर्नमेंट उसको भी यहां पर काफी प्रमोट कर रही है, उसको भी बढ़ावा देने के ऊपर यहां पर ध्यान दे रही है, तो इसमें हम सी के ऊपर टिक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, इस क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन क्या कहता है यहां पर, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखिए, अकॉर्डिंग टू एमएसएमईडी एक्ट, है ना, अगर हम किसकी, एमएसएमईडी एक्ट की बात करें, एमएसएमईडी एक्ट 2006, व्हाट इज द रिवाइज क्राइटेरिया फॉर क्लासिफाइंग एन एंटरप्राइज एज ए स्मॉल एंटरप्राइज एज ऑफ 26 जून 2020। ऑप्शन ए कहता है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट और मशीनरी इक्विपमेंट डज नॉट एक्सीड 5 करोड़ रुपीज एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 20 करोड़ रुपीज। बी कहता है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट डज नॉट एक्सीड 10 करोड़ रुपीज एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 50 करोड़ रुपीज। सी कहता है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट डज नॉट एक्सीड 15 करोड़ रुपीज एंड जो टर्नओवर है डज नॉट एक्सीड यहां पर 75 करोड़ रुपीज। उसके बाद में वहीं पर डी को देखेंगे, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट डज नॉट एक्सीड 20 करोड़ रुपीज एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 100 करोड़ रुपीज। इनमें से कौन सा है जो करेक्ट आंसर को इंडिकेट करेगा, जो हमारे करेक्ट आंसर को बताएगा यहां पर, इनमें से हम कहां पर टिक करेंगे, इसमें से किसके ऊपर टिक करें सो दैट हमें करेक्ट आंसर मिले इस क्वेश्चन का। तो भाई यहां पर हमारा जो आंसर है वो कौन सा होगा, इसमें हम बी के ऊपर टिक करेंगे, है ना। व्हाट इज रिवाइज क्राइटेरिया फॉर क्लासिफाइंग, जो स्मॉल एंटरप्राइजेस है, तो स्मॉल एंटरप्राइज के लिए क्या बोला गया कि प्लांट मशीनरी और इक्विपमेंट में जो इन्वेस्टमेंट है वो 10 करोड़ को एक्सीड नहीं करना चाहिए, और वहीं पर जो टर्नओवर है वो 50 करोड़ को एक्सीड ना करें। तो दिस इज द न्यू डेफिनेशन ऑफ स्मॉल एंटरप्राइजेस, है ना, ये स्मॉल एंटरप्राइजेस की नई डेफिनेशन है यहाँ पर। इसी तरीके से माइक्रो एंटरप्राइजेस और जो मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनकी जो डेफिनेशन है उसको भी चेंज किया गया है, उसको भी बदला गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए यहाँ पर, ये क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एन एंटरप्राइज डिटरमाइन अकॉर्डिंग टू द कंपोजिट क्राइटेरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर इन द एमएसएमईडी एक्ट 2006। अगर मैं एमएसएमईडी एक्ट 2006 की बात करूं, यहां पर इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर की बात की जाए, है ना, इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर की बात की जाए, तो हाउ इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइज डिटरमाइन, तो यहां पर आप उसको कैसे डिटरमाइन करोगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आंसर निकालिए। ऑप्शन ए कहता है एन एंटरप्राइज इज क्लासिफाइड बेस्ड सोलली ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट। बी एन एंटरप्राइज इज क्लासिफाइड बेस्ड सोलली ऑन इट्स टर्नओवर। सी एन एंटरप्राइज इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन आइदर एक्सीडिंग द इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर लिमिट्स फॉर इट्स current category and it can move to lower categories if it meets both criteria. D कहता है an enterprise is classified based on both investment and turnover and it can only move to lower categories if it fall below the limits for both criteria in its current category। यहाँ पर तो जो क्लासिफिकेशन कर दिया गया है ना, जो MSME का क्लासिफिकेशन कर दिया गया, चाहे वो माइक्रो एंटरप्राइजेस हो, चाहे वो स्मॉल एंटरप्राइजेस हो, चाहे वो मीडियम एंटरप्राइजेस हो, है ना, इनमें से कोई सी भी हो, तो अगर वो एक बार उस कैटेगरी में चली गई, मान लेते हैं जो माइक्रो एंटरप्राइजेस है वो स्मॉल में चले गए, स्मॉल मीडियम में चले गए, तो क्या मीडियम से स्मॉल में, स्मॉल से माइक्रो में आ सकती है वो,
और अगर आ सकती है तो क्या क्राइटेरिया रहेगा यहाँ पर। तो कोई भी जो एंटरप्राइज है दैट इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन बोथ इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर, तो ये यहां पर लोअर कैटेगरीज में तभी जा सकती है यहां पर अगर उसकी दोनों लिमिट यहां पर फॉल करती हैं। अगर उसकी दोनों लिमिट यहां पर डाउन जाती हैं, है ना, तभी वो फॉल कर सकती हैं यहां पर लोअर कैटेगरी में, हायर से लोअर में। अदरवाइज, है ना, किसी सिंगल बेसिस पर वो हायर से लोअर कैटेगरी में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, हाउ इज द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट कैलकुलेटेड फॉर ए न्यू एंटरप्राइज अकॉर्डिंग टू MSMED एक्ट 2006। अगर मैं MSMED एक्ट 2006 की बात करूं और इसको अगर हम ध्यान में रखें तो यहां पर बताइए कि जो नई एंटरप्राइज होती है उसमें प्लांट मशीनरी और इक्विपमेंट में जो इन्वेस्टमेंट है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, कैसे उसका कैलकुलेशन करेंगे यहां पर। ठीक है, उसके अगर हम कैलकुलेशन की बात करते हैं तो कैलकुलेशन उसका कैसे होगा। ऑप्शन ए कहता है बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स एट द टाइम ऑफ, है ना, यहां पर एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। बी कहता है यहां पर बेस्ड ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ द प्रमोटर अंटिल द एंटरप्राइज फाइल्स इट्स फर्स्ट इनकम टैक्स रिटर्न। सी बेस्ड ऑन द डेप्रिशिएटेड कॉस्ट एज पर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर बैलेंस शीट। और डी कहता है बेस्ड ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट कंसिडरिंग डेप्रिसिएशन। इनमें से कौन सा है जो करेक्ट आंसर को इंडिकेट करेगा। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से पहचानिए इनमें से कौन सा है जो यहां पर करेक्ट आंसर के बारे में डिफाइन करेगा, करेक्ट आंसर के बारे में बताएगा यहां पर। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। बी कहता है बेस्ड ऑन द सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ द प्रमोटर अंटिल द एंटरप्राइज फाइल इट्स फर्स्ट इनकम टैक्स रिटर्न। एंड वहीं पर सी कहता है बेस्ड ऑन डेप्रिशिएटेड कॉस्ट एज पर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर बैलेंस शीट। एंड डी कहता है बेस्ड ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट कंसीडरिंग डेप्रिसिएशन। इनमें से कहां टिक करेंगे हम लोग। तो अगर हम आंसर की बात करें तो बी के ऊपर टिक करेंगे। बी हमारा करेक्ट आंसर है। बेस्ड ऑन द सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ द प्रमोटर अंटिल द एंटरप्राइज फाइल इट्स फर्स्ट इनकम टैक्स रिटर्न। तो जब तक वो एंटरप्राइज अपनी पहली टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करती, है ना, वो जो ऑर्गेनाइजेशन जब तक अपनी पहली फर्स्ट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करती, तो तब तक यहां पर उस ऑर्गेनाइजेशन के जो भी यहां पर प्रमोटर होंगे, प्रमोटर की तरफ से सेल्फ डिक्लेरेशन किया जाएगा, वो यहां पर सेल्फ डिक्लेरेशन करेंगे। तो इसमें हम बी के ऊपर टिक करेंगे, बी हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए यहां पर, अकॉर्डिंग टू MSMED एक्ट 2006, है ना, अगर हम MSMED एक्ट 2006 की बात करते हैं तो व्हाट हैपन्स टू एन एंटरप्राइज स्टेटस इफ देयर इज ए डाउनवर्ड चेंज इन इट्स इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर। तो यहां पर क्या होता है, व्हाट हैपन टू एन एंटरप्राइज स्टेटस, एंटरप्राइज के स्टेटस को क्या होगा, इफ देयर इज ए डाउनवर्ड चेंज इन इट्स इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर। अगर इन्वेस्टमेंट या टर्नओवर में अगर यहां पर डाउन टर्न देखने को मिल जाए, डाउनवर्ड होना, चेंजेस होना शुरू हो जाए, तो ऐसे केस में क्या होगा। तो ऐसे केस में जो एंटरप्राइज इमीडिएटली लॉसेस इट्स करंट स्टेटस एंड इट इज रिक्लासिफिकेशन टू लोअर कैटेगरी। बी कहता है एंटरप्राइज मेंटेन इट्स प्रिवेलिंग स्टेटस अंटिल द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच जो चेंज है अकर्ड। सी कहता है एंटरप्राइज इज गिवन द बेनिफिट ऑफ द चेंज स्टेटस विद इफेक्ट फ्रॉम द 1st अप्रैल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर फॉलोइंग द ईयर इन विच द चेंज टुक प्लेस। और डी कहता है एंटरप्राइज इज री-इवेल्युएटेड फॉर क्लासिफिकेशन एट द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर बेस्ड ऑन द न्यू फिगर। तो अगर हम MSMED एक्ट 2006 की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा होगा। तो इसमें हमारा जो आंसर है वो होगा यहां पर सी, सी के ऊपर टिक करेंगे। जो भी यहां पर एंटरप्राइज है, एंटरप्राइज इज गिवन द बेनिफिट ऑफ द चेंज स्टेटस विद इफेक्ट फ्रॉम 1st अप्रैल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर फॉलोइंग ईयर इन विच चेंज टुक प्लेस। यहां पर
तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहां पर अगर हम एंटरप्राइज की बात करते हैं तो बेनिफिट जो चेंज स्टेटस का है वो 1 अप्रैल फाइनेंशियल ईयर का जो 1 अप्रैल है वहां से मिलना शुरू होगा। फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाएगा 31 मार्च को और उसके बाद में 1 अप्रैल से लागू होगा, 1 अप्रैल से इंप्लीमेंट होगा यहां पर। चलो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 को देखें यहां पर, व्हाट इज द सब टारगेट फॉर लेंडिंग टू माइक्रो एंटरप्राइजेस अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग फॉर एमएसएमई। एमएसएमई के लिए जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है, अगर उसमें प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आप टारगेट देखोगे तो प्रायोरिटी सेक्टर में भी यहां पर माइक्रो एंटरप्राइजेस को इंक्लूड किया गया है और वहां पर सब टारगेट बना गया है। तो ऐसे केस में कौन सा एप्लीकेबल होगा? तो 5% ऑफ एनबीसी और सीओबी विच एवर इज हायर, 7.5% ऑफ एनबीसी और सीओबी विच एवर इज हायर, सी 10% ऑफ एनबीसी और सीओबी विच एवर इज हायर, और डी कहता है 12.5% ऑफ एनबीसी और सीओबी विच एवर इज हायर। तो यहां पर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में पीएसएल में जो टारगेट है वो 7.5% का है। जो भी एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट होगा या क्रेडिट यहां पर क्रेडिट एक्सपोजर ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर होगा यहां पर, है ना, क्रेडिट टू इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर, इनमें से विच एवर इज हायर उसका 7.5% का जो टारगेट है रखा गया है। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ क्रेडिट पॉलिसी फॉर एमएसएमई। अगर हम एमएसएमई की जो क्रेडिट पॉलिसी की बात करते हैं एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स टास्क फोर्स ऑन एमएसएमई, तो यहां पर इनमें से कौन सा उसका फीचर नहीं है? 15% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन क्रेडिट टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, 10% एनुअल ग्रोथ इन दी नंबर ऑफ माइक्रो एंटरप्राइज अकाउंट्स, सी 60% ऑफ टोटल लैंडिंग टू एमएसई सेक्टर टू माइक्रो एंटरप्राइजेस, डी 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन क्रेडिट टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। इनमें से कहां टिक करेंगे? यस, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए के ऊपर टिक करेंगे, ए हमारा करेक्ट आंसर हो रहेगा इस क्वेश्चन को लेकर। तो 15% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन क्रेडिट एंड माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस, है ना, इट इज नॉट द फीचर्स, ये इसके फीचर्स में नहीं आता है। तो दीज आर द 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इनको कई बार रिवाइज कीजिएगा, है ना, कई बार रिवाइज करना जरूरी है। जितनी ज्यादा बार रिवाइज करोगे उतना ज्यादा आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा। एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ बैंकिंग, है ना, अगर हम किसको बैंकिंग को ध्यान में रखें तो, ठीक है, इन कंटेक्स्ट ऑफ बैंकिंग व्हाई इज एथिकल कंडक्ट पर्टिकुलरली क्रूशियल। तो एथिकल जो कंडक्ट है वो क्यों जरूरी है, क्रूशियल क्यों है यहां पर, उसके पीछे का रीजन क्या है? ऑप्शन ए कहता है बिकॉज इट इंश्योर हाई प्रॉफिटेबिलिटी एंड मार्केट शेयर, बी बिकॉज द बैंकिंग सेक्टर ऑपरेट्स independently of the global economy, C because it is based on fundamental principles of trustworthiness impacting an entire global economy, D because it solely focuses on personal gain and individual success। तो यहां पर इसका जो मेन फोकस है ना, अगर हम एथिकल की बात करते हैं तो एथिकल क्यों जरूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है यहां पर? बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रस्टवर्दीनेस, जो यहां पर एंटायर जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसको इंपैक्ट करता है, एंटायर ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर यहां पर असर डालता है, ठीक है, जो एंटायर ग्लोबल इकोनॉमी है उसके ऊपर यहां पर इंपैक्ट डालता है। तो आंसर कौन सा होगा? यहां पर सी के ऊपर टिक करेंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें यहां पर, ये क्वेश्चन क्या कहता है, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ एथिक्स। जो एथिक्स के नेचर है उसको इनमें से कौन सा है जो यहां पर डिफाइन करता है, जो बताता है उसके बारे में। एथिक्स इज ए डिस्क्रिप्टिव डिसिप्लिन दैट डील विद व्हाट इज करंटली प्रैक्टिस इन सोसाइटी, बी कहता है एथिक्स इज ए पर्सपेक्टिव डिसिप्लिन दैट डील विद व्हाट मस्ट बी और ought to be done based on moral standards and values। उसके बाद में नेक्स्ट अगर आप देखोगे यहां पर सी ऑप्शन क्या कहता है कि एथिक्स इज ए सेट ऑफ फ्लेक्सिबल गाइडलाइंस दैट चेंज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस, डी एथिक्स सोनली फोकसेस ऑन लीगल स्टैंडर्ड्स एंड डिसरिगार्ड्स मोरल वैल्यूज। इनमें से कौन सा है? तो यहां पर हमारा जो आंसर है वो कौन सा होगा, इसमें हम बी के ऊपर टिक करेंगे, बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा।
एथिक्स इज ए पर्सपेक्टिव डिसिप्लिन दैट डील विद व्हाट मस्ट बी और ought टू बी डन बेस्ड ऑन मोरल स्टैंडर्ड्स एंड वैल्यूज। तो जो भी यहां पर मोरल स्टैंडर्ड्स एंड वैल्यूज हैं उनके बेस पर, उनके आधार पर, ठीक है। तो यहां पर तो एथिक्स एक पर्सपेक्टिव डिसिप्लिन है यहां पर। और जब हम एथिक्स की बात करते हैं तो एथिक्स में सभी के लिए अच्छा सोचना, सभी के लिए अच्छा करना, किसी के साथ चीटिंग धोखाधड़ी ना करना, है ना, मोरल प्रिंसिपल्स को यहां पर फॉलो करना, है ना। दिस इज दी मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एथिक्स, है ना। ये एथिक्स का यहां पर मेन ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। चलिए उसके बाद में आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए, विच स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द रियलिटी ऑफ बिजनेस एथिक्स एज अपोज टू ए कॉमन मिथ। ऑप्शन ए कहता है बिजनेस एथिक्स फंडामेंटली चेंजेस पीपल्स बिहेवियर प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम रियलाइजिंग देयर फुल पोटेंशियल। बी, ethical dilemma in business are rare, so employees do not require ethics training. C, business ethics involve managing values and resolving conflict between individuals and organizational ethics. D, business ethics is a temporary trend with no real impact on daily operations of an organization. इनमें से कौन सा है जो करेक्ट आंसर को इंडिकेट करेगा, जो करेक्ट आंसर को बताएगा यहां पर? तो इसमें हम सी के ऊपर टिक करेंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, है ना। इसमें कौन सा है? जो सी है। अगर हम बिजनेस एथिक्स की बात करते हैं तो बिजनेस एथिक्स इन्वॉल्व, बिजनेस एथिक्स में जो वैल्यूज हैं उनको, है ना, मैनेजिंग वैल्यूज और रिजोल्विंग द कन्फ्लिक्ट, है ना। अगर यहाँ पर इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स में कोई कन्फ्लिक्ट रिजोल्व होते हैं, यहाँ पर कोई कन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं तो उनको यहाँ पर रिजोल्व करना, तो सी करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्यूरेटली डिस्टिंग्विश बिटवीन बिजनेस एथिक्स एंड सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर यहां पर बिजनेस एथिक्स और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को दोनों को इस साथ साथ रखा जाए, है ना, दोनों को एक जगह सीएसआर रखें और एक जगह यहां पर बिजनेस एथिक्स रखें, तो इन दोनों को डिस्टिंग्विश कैसे करोगे, इन दोनों को अलग कैसे करोगे? तो बिजनेस एथिक्स एंड सीएसआर आर इंटरचेंजेबल टर्म दैट रेफर टू दी मोरल ऑब्लिगेशंस ऑफ ए कंपनी। बी कहता है सीएसआर इज एन एस्पेक्ट ड्रिवन बाय बिजनेस एथिक्स फोकसिंग ऑन कंपनीज इंपैक्ट ऑन सोसाइटी। सी, बिजनेस एथिक्स इज ए सबसेट ऑफ सीएसआर प्राइमरली कंसर्न विद लीगल कंप्लायंस। डी, सीएसआर डील विद इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज while business ethics focuses on external social impact। तो आंसर कौन सा है? इसमें हम बी के ऊपर टिक करेंगे, बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा यहां पर। तो सीएसआर इज एन एस्पेक्ट ड्रिवन बाय बिजनेस एथिक्स। अगर मैं सीएसआर की बात करूं तो सीएसआर क्या है यहां पर? दैट इज एन एस्पेक्ट ड्रिवन बाय द बिजनेस एथिक्स फोकसिंग ऑन कंपनीज इंपैक्ट ऑन सोसाइटी, है ना। जो है ना, अगर हम किसकी बात करते हैं तो सीएसआर एक एस्पेक्ट है जो बिजनेस एथिक्स से ड्रिवन है, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस एथिक्स को फॉलो करती हैं वही अपने आप को सीएसआर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करती हैं यहां पर, ठीक है। तो यहां पर कोई भी कंपनी सोसाइटी में ग्रो करती है तो ऐसे केस में कंपनीज की सोसाइटी के प्रति भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, और कंपनीज जब सोसाइटीज के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को यहां पर डिलीवर करती है तो वहां पर सीएसआर एक्टिविटीज को फॉलो करती हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को यहां पर फॉलो करती हैं। चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स इज प्राइमरली कंसर्न विद प्रोवाइडिंग ए लेवल प्लेइंग फील्ड इन द इंडस्ट्री। तो यहां पर डिग्निटी आएगा, फेयरनेस, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी। इनमें से कौन सा प्रिंसिपल है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एथिक्स इज प्राइमरली कंसर्न विद प्रोवाइडिंग लेवल प्लेइंग फील्ड इन द इंडस्ट्री, डिग्निटी, फेयरनेस, ऑनेस्टी या इंटीग्रिटी। तो यहां पर आ जाएगा फेयरनेस। तो इसमें जो प्रिंसिपल्स फॉलो होगा वो कौन सा होगा? मैंने क्लास में ये सारे प्रिंसिपल्स आपको बताए हुए हैं। अगर आपने ये क्लास अटेंड नहीं की हुई है तो इस क्लास को जरूर देख लीजिएगा, है ना। इस क्लास को जरूर देख लेना। ये क्लास आपको JAIIB के महापैक 2.0 में मिल जाएगी। तो JIIB के महापैक 2.0 का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसमें ये क्लास का जो लिंक है आपको मिल जाएगा। महापैक 2.0 में कवर किया है हमने। और जब आप अगर आपको डिस्काउंट कोड चाहिए तो डिस्काउंट कोड ये रहा Y195,
Y195 डिस्काउंट कोड इस्तेमाल कर लीजिएगा, इस डिस्काउंट कोड का यूज कर लीजिएगा यहां पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए यहां पर, हाउ डज द प्रिंसिपल ऑफ ऑनेस्टी कॉन्ट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ ए बिजनेस। अगर हम प्रिंसिपल ऑफ ऑनेस्टी की बात करते हैं, जो प्रिंसिपल ऑफ ऑनेस्टी है वो किस तरीके से कंट्रीब्यूट करता है यहां पर सक्सेस ऑफ ए बिजनेस को लेकर, है ना। अगर हम बिजनेस की सक्सेस को लेकर बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए कहता है बाय इंश्योरिंग दैट ऑल एम्प्लॉयज रिसीव इक्वल पे रिगार्डलेस ऑफ देयर रोल्स। बी कहता है बाय प्रमोटिंग एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस सच एज प्राइस फिक्सिंग टू इंक्रीज प्रॉफिट्स। सी कहता है यहां पर by building a foundation of trust with employees, customers and other stakeholders through truthful and straightforward practices. D कहता है by focusing solely on profit making regardless of the means employed. तो जब हम किसकी प्रिंसिपल्स ऑफ ऑनेस्टी की बात करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ऑनेस्टी यानी ईमानदार रहना अपने बिजनेस में, तो यहां पर तो ऐसे केस में कोई भी कंपनी, है ना, किसके बिल्डिंग ए फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट विद एम्प्लॉयज, कस्टमर एंड अदर स्टेक होल्डर्स। तो जितने भी यहां पर चाहे कस्टमर हो, चाहे स्टाफ हो या अदर स्टेक होल्डर हो, उसमें यहां पर ट्रस्ट बिल्ड करने का काम हो रहा है। यहां पर जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ट्रूथफुल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रैक्टिसेस को एग्जीक्यूट करती है, कुछ भी छिपाती नहीं है, कुछ भी हाइड नहीं करती, है ना, कुछ भी यहां पर चीटिंग या धोखाधड़ी वाली चीजें नहीं आती। जैसे टाटा कंपनी क्या बिल्ड करती है, ट्रस्ट। तो चाहे स्टाफ को देखोगे, है ना, टाटा कंपनी में काम करने वाला जो स्टाफ है या उसके जो कस्टमर हैं या स्टेक होल्डर्स हैं, तो हमेशा एक ही बात करेंगे कि हमें कंपनी के ऊपर ट्रस्ट है ना। वहां पर इस तरह की प्रैक्टिसेस आपको मिल जाएंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए यहां पर, अकॉर्डिंग टू दी फिलॉसफी ऑफ ट्रस्टशिप, है ना, जो ट्रस्टशिप की फिलॉसफी है एज एक्सप्लेन्ड बाय महात्मा गांधी जी, हाउ शुड कैपिटलिस्ट व्यू देयर वेल्थ। तो यहां पर जो कैपिटलिस्ट है उनका व्यू क्या रहता है अपनी वेल्थ को लेकर, है ना, अपनी वेल्थ को लेकर उनका व्यू क्या देखने को मिलता है। एबीसीडी में से ऑप्शन ए कहता है एज ए मींस टू एक्सर्ट पावर एंड कंट्रोल ओवर द वर्कर्स। बी एज देयर पर्सनल प्रॉपर्टी टू बी यूज्ड सोनली फॉर देयर एंजॉयमेंट। सी as the result of the hard work and sacrifice of workers and society to be managed as a trustee। उसके बाद में वहीं पर अगर डी की बात करते हैं, एज ए रिसोर्स टू बी इन्वेस्टेड ओनली इन प्रॉफिटेबल वेंचर्स विदाउट कंसिडरिंग सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। यहां पर इनमें से किसके ऊपर टिक करें, तो आंसर हो जाएगा हमारा यहां पर सी के ऊपर टिक करेंगे। सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। As a result of hard work and sacrifice of the workers and society to be managed as a trust। तो यहां पर जो अगर हम किसकी बात करते हैं, ट्रस्टशिप की बात करते हैं, तो फिलॉसफी ऑफ ट्रस्टशिप क्या कहती है कि किसी भी इंडस्ट्री में दो पिलर होते हैं यहां पर, एक होता है मैनेजमेंट और एक होता है वर्कर्स। तो मैनेजमेंट अकेला कुछ नहीं कर सकता, वर्कर्स अकेले कुछ नहीं कर सकते। जब ये दोनों मिलकर काम करते हैं तभी ये सोसाइटी के लिए कुछ यहां पर प्रोस्पेक्टिव, है ना, प्रॉस्पेरियस एंड यहां पर जो फ्रूटफुल चीजें हैं वो बना पाते हैं यहां पर। तो इसमें हम सी के ऊपर टिक करेंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर। 7 के बाद में आएंगे क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए यहां पर, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ बिजनेस एथिक्स प्रैक्टिसेस इन इंडिया। भारत के अंदर जो बिजनेस एथिक्स प्रैक्टिसेस को एग्जीक्यूट किया जा रहा है, अगर हम उसके प्राइमरी पर्पस की बात करें तो व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का प्राइमरी पर्पस क्या है यहां पर। ऑप्शन ए कहता है यहां पर सोली फोकस ऑन मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर वैल्यू विदाउट रिगार्ड टू अदर स्टेक होल्डर्स। बी कहता है टू इंश्योर द क्रिएशन ऑफ वेल्थ एंड हैप्पीनेस फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स थ्रू एथिकल लीडरशिप एंड अकाउंटेबिलिटी। सी कहता है टू अलाउ डायरेक्टर्स ऑफ ए फर्म टू कॉर्पोरेट विदाउट एनी ओवरसाइट और कंट्रोल मैकेनिज्म। डी कहता है टू प्रायोरिटाइज इंटरेस्ट ऑफ द कंपनीज एग्जीक्यूटिव्स ओवर दोज ऑफ अदर स्टेक होल्डर्स। तो यहां पर हम किसके ऊपर, बी के ऊपर टिक करेंगे। तो जब भी हम किसकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करते हैं तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में
यहां पर टू इंश्योर क्रिएशन ऑफ वेल्थ एंड हैप्पीनेस फॉर ऑल दी स्टेक होल्डर्स। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस चीज को इंश्योर करती है कि जो वेल्थ एंड हैप्पीनेस है, जितने भी सारे स्टेक होल्डर्स हैं, है ना, उनका हो यहां पर, है ना, उनका क्रिएट हो एथिकल लीडरशिप एंड अकाउंटेबिलिटी के थ्रू यहां पर। तो इसमें हम बी के ऊपर टिक करेंगे, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन को लेकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए यहां पर, ये क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ एथिकल लीडर्स ड्यूरिंग ए क्राइसिस सिचुएशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में यहां पर क्राइसिस वाली सिचुएशन आती है तो ऐसे केस में जो एथिकल लीडर्स हैं उनका प्राइमरी रोल क्या रहता है। तो व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ एथिकल लीडर्स ड्यूरिंग ए क्राइसिस सिचुएशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए कहता है टू फोकस सोनली ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड इग्नोर द क्राइसिस। बी टू रिकॉग्नाइज द क्राइसिस, वार्न अदर्स एंड इनिशिएट क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान्स। सी टू डेलीगेट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट टू एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स। डी टू कंसील द क्राइसिस फ्रॉम स्टेक होल्डर्स टू अवॉइड पैनिक। इनमें से हम कहां टिक करेंगे। तो अगर हम प्राइमरी रोल की बात करते हैं जो एथिकल लीडर्स हैं, है ना, ड्यूरिंग ए क्राइसिस सिचुएशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो यहां पर सबसे पहली बात जो क्राइसिस है उसको रिकॉग्नाइज करना, टू रिकॉग्नाइज द क्राइसिस। उसके साथ साथ जो दूसरे हैं उनको वार्न करना यहां पर, और क्राइसिस मैनेजमेंट जो प्लान है उनको इनिशिएट करना यहां पर। तो ये प्राइमरी रोल रहता है यहां पर एथिकल लीडर्स का। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्राइसिस वाली जो सिचुएशन है अगर वो कभी एग्जीक्यूट हो भी जाती है तो इसमें हम बी के ऊपर टिक करेंगे, बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन को लेकर। चलिए बढ़ते हैं उसके बाद में हम लोग आगे। तो ये था आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, और सेकंड लास्ट क्वेश्चन के बाद में हम आएंगे लास्ट क्वेश्चन में, और ये रहा लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन। इन द कंटेक्स्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रेस्पॉन्स टू ए क्राइसिस, व्हाट इज ए क्रूशियल स्टेप ड्यूरिंग द पोस्ट क्राइसिस स्टेज। तो ये मैंने पूरा का पूरा एक स्टेप, है ना, इस तरीके से आपको पूरा का पूरा बताया था यहाँ पर कि किस तरीके से ये काम करता है ना, प्री क्राइसिस वाली सिचुएशन एंड उसके बाद में पोस्ट क्राइसिस वाली सिचुएशन, क्राइसिस के ड्यूरेशन, क्राइसिस के दौरान जो सिचुएशन क्रिएट होती है, तो वहीं से क्वेश्चन है ये। तो इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रेस्पॉन्स टू ए क्राइसिस, तो पोस्ट क्राइसिस स्टेज में जो मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप है वो ऑर्गेनाइजेशन क्या फॉलो करेंगे यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए कहता है इग्नोरिंग द रीजन बिहाइंड द क्राइसिस टू क्विकली मूव फॉरवर्ड। उसके बाद में बी कहता है रीबिल्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन इमेज एंड रीगेनिंग स्टेक होल्डर्स ट्रस्ट थ्रू इफेक्टिव लीडरशिप। सी मेंटेनिंग द स्टेटस क्वो एंड अवॉइडिंग एनी चेंजेस टू द लीडरशिप टीम। डी फोकसिंग ओनली ऑन इंटरनल इश्यूज एंड इग्नोरिंग एक्सटर्नल स्टेक होल्डर कंसर्न। यहाँ पर तो इसमें हम बी के ऊपर टिक करेंगे, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन को लेकर। रीबिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन इमेज, है ना, जो यहां पर ऑर्गेनाइजेशन की जो इमेज है उसको रीबिल्ड करना, एंड इसके साथ साथ रीगेनिंग स्टेक होल्डर ट्रस्ट थ्रू इफेक्टिव लीडरशिप। तो इफेक्टिव लीडरशिप के थ्रू यहां पर जो स्टेक होल्डर ट्रस्ट है उसको रीगेन करने के ऊपर काम करना। तो यहां पर बी के ऊपर टिक करेंगे, बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो दीज आर द 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके कितना स्कोर किया है जल्दी से आप मेरे साथ में शेयर कर दीजिए। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर 52। तो यूनिट नंबर 52 के क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे। इसका नाम है एथिक्स एट द इंडिविजुअल लेवल। जब हम इंडिविजुअल लेवल पर एथिक्स की बात करते हैं तो क्या क्या प्रोविजन उसमें एप्लीकेबल होते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड आपके सामने स्क्रीन पर आया है, और क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यूज। है ना, अगर हम वैल्यूज के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो इनमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए कहता है वैल्यूज प्रोवाइड स्टैंडर्ड ऑफ कॉम्पिटेंस एंड मोरालिटी। बी कहता है वैल्यूज आर लार्ज इन नंबर एंड एनकम्पासेस ए वाइड रेंज ऑफ सेलेक्टिव वैल्यूज। सी वैल्यूज आर रिलेटिवली परमानेंट एंड रेसिस्टेंट टू चेंज। डी कहता है वैल्यूज आर एट द कोर ऑफ ए पर्सनैलिटी इन्फ्लुएंसिंग डिसीजन एंड एक्शंस। इनमें से कौन सा है जो करेक्ट आंसर को बताएगा यहां पर, है ना, फाइंड कीजिए, ढूंढिए कि भाई इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है, सही उत्तर कौन सा है इनमें से, उसको ढूंढिए। तो यहां पर कोई 3 है जो पॉजिटिव वे में बात कर रहे हैं, कोई एक है जो इसमें नेगेटिव है यहां पर, और वो कौन सा है, नेगेटिव हो जाएगा
वैल्यूज आर लार्ज इन नंबर, है ना, जो वैल्यूज हैं कि वो यहां पर नंबर में ज्यादा होती हैं यहां पर, तो इट इज रॉन्ग, ये गलत है। यहां पर वैल्यूज सेलेक्टिव वैल्यूज होती हैं, है ना, वैल्यूज आर सेलेक्टिव, है ना, सिलेक्टेड वैल्यूज होती हैं यहां पर। ठीक है, तो वैल्यूज प्रोवाइड स्टैंडर्ड ऑफ कॉम्पिटेंस एंड मॉरलिटी, दैट इज ऑल्सो बिल्कुल सही है यहां पर। ठीक है, वैल्यूज रिलेटिवली परमानेंट एंड रेसिस्टेंट टू चेंज, तो वैल्यूज को आप इतनी जल्दी चेंज नहीं कर सकते यहां पर। आपके सब कॉन्शियस माइंड में जो सेट हो जाता है वो आपकी वैल्यूज को इंडिकेट करता है। और वहीं पर अगर आप नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आता है वैल्यूज आर एट द कोर ऑफ पर्सनैलिटी इन्फ्लुएंस द डिसीजन एंड एक्शंस। तो वैल्यूज किसी पर्सन की, किसी व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है उसको इन्फ्लुएंस करता है, उसको डिफाइन करता है। यहां पर किसी पर्सन का, व्यक्ति का जो भी एक्शन होता है वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा यहां पर। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए यहां पर, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है यहां पर, है ना, इसको देखिए। ये क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल वैल्यूज एंड इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज, है ना। अगर हम किसकी टर्मिनल वैल्यूज की बात करें और इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज की बात करें, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस हो जाएगा, क्या अंतर होगा यहां पर। ठीक है, अगर हम किसकी यहां पर टर्मिनल वैल्यूज और इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज की बात करें तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, दोनों के बीच में क्या अंतर है यहां पर। तो ये हमने क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। अगर आपने क्लासेस अटेंड की हुई हैं तो डेफिनेटली, है ना, डेफिनेटली यहां पर इसका जो आंसर है वो आपको मिलेगा, है ना। इसकी जो आंसर है उसका है ना, बड़े आराम से आप फाइंड आउट कर लेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल वैल्यूज एंड इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज। अगर मैं टर्मिनल वैल्यूज की बात करूं, इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज की बात करूं, तो इनमें क्या डिफरेंस है यहां पर। तो टर्मिनल वैल्यूज आर शॉर्ट टर्म गोल्स वाइल इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज आर लॉन्ग टर्म गोल्स। बी, टर्मिनल वैल्यूज आर द अल्टीमेट गोल वी डिजायर टू अचीव, while instrumental values are the means or modes of behavior to acquire terminal values. C कहता है instrumental values are the ultimate goal we desire to achieve, while terminal values are the means or modes of behavior to acquire instrumental values. And D कहता है there is no difference between terminal values and instrumental values, they are interchangeable terms. है ना, कौन सा है। तो भाई टर्मिनल वैल्यूज और इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज की अगर हम लोग बात करते हैं, जो टर्मिनल वैल्यूज होती है वो अल्टीमेट गोल होता है ना। कोई भी व्यक्ति अपनी लाइफ में जो एक अपना बड़ा गोल अचीव करना चाहता है ना, किसी व्यक्ति का अपनी लाइफ में जो अल्टीमेट गोल होता है पूरी जिंदगी में, जो यहां पर जिस गोल को अचीव करना चाहता है वो उसके टर्मिनल वैल्यूज को इंडिकेट करता है। और जो इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज हैं ये इन टर्मिनल, है ना, जो यहां पर इस अल्टीमेट गोल है यानी इस टर्मिनल वैल्यूज के मोड्स ऑफ बिहेवियर, ठीक है, उसके मोड्स ऑफ बिहेवियर को इंडिकेट करेगा, यानी जो टर्मिनल वैल्यूज है उसको अचीव करने में यहां पर हेल्प करेगा। ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज हैं वो यहां पर टर्मिनल वैल्यू यानी जो लाइफ का अल्टीमेट गोल है उसे यहां पर अचीव करने में हेल्प करेगी, कौन, इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज। तो इस तरीके से आप इन दोनों को आपस में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, यहां पर इस तरीके से दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे। यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, व्हाट इज द डिस्टिंग्विश वैल्यूज फ्रॉम नॉर्म्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, है ना। अगर हम किसकी बात करते हैं, डिस्टिंग्विश वैल्यूज की बात करते हैं फ्रॉम द नॉर्म्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। ऑप्शन ए कहता है वैल्यूज आर इनफॉर्मल गाइडलाइंस फॉर बिहेवियर while norms are internalized standards that influence decision and actions. B कहता है values provide standards of competence and morality while norms are expectation of proper behavior that are not obligatory. C कहता है values are published and obligatory while norms are not published and may not be obeyed. D कहता है values are inconsistent but universal while norms are large in number and specific to situations.
इनमें से कौन सा है जो करेक्ट आंसर को इंडिकेट करेगा? तो जब हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, जब हम यहां पर डिस्टिंग्विश करने की बात कर रहे हैं वैल्यूज को फ्रॉम नॉर्म्स से, जो वैल्यूज हैं उनको आप नॉर्म से कैसे अलग करेंगे, कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे यहां पर, तो इसमें हमारा जो उत्तर है वो कौन सा होगा? इसमें हम बी के ऊपर टिक करेंगे। जो वैल्यूज हैं प्रोवाइड स्टैंडर्ड्स ऑफ कॉम्पिटेंस एंड मॉरलिटी, है ना, जब वैल्यूज की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड ऑफ कॉम्पिटेंस एंड मॉरलिटी प्रोवाइड करती है। और जो नॉर्म्स हैं, अगर हम नॉर्म्स की बात करें तो नॉर्म्स आर एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्रॉपर बिहेवियर। जो नॉर्म्स हैं वो क्या है? एक प्रॉपर बिहेवियर का एक्सपेक्टेशंस है यहां पर। तो ये ऑब्लिगेटरी नहीं है ना, इट इज नॉट ऑब्लिगेटरी, इनको यहां पर ऑब्लिगेटरी नहीं रखा गया है। तो इसमें हम बी के ऊपर टिक करेंगे, बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए यहां पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? इन द रोल ऑफ नॉर्म्स, बिलीफ्स एंड वैल्यूज इन मैनेजमेंट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एथिकल कल्चर। तो जब हम यहां पर रोल की बात करते हैं, जो नॉर्म्स बिलीफ के रोल्स की बात करते हैं और वैल्यूज की बात करते हैं मैनेजमेंट में, तो ये किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के एथिकल कल्चर को किस तरीके से सिग्निफिकेंस करता है, यहां पर किस तरीके से उसके ऊपर इंपैक्ट डालता है, यहां पर किस तरीके से ये आपको यहां पर दिखता है, शो होता है यहां पर ऑर्गेनाइजेशन में। ऑप्शन ए कहता है इट रिप्रेजेंट द फाइनेंशियल गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द स्ट्रेटजीज टू अचीव देम। बी कहता है इट इज सोलली डिटरमाइंड बाय द ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट पॉलिसीज एंड हैज नो इंपैक्ट ऑन एम्प्लॉय बिहेवियर। सी कहता है इट रिफ्लेक्ट द एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इनकॉर्पोरेटिंग कॉर्पोरेट पॉलिसीज ऑन द एथिक्स एंड इन्फ्लुएंसिंग एम्प्लॉय कमिटमेंट एंड एथिकल डिसीजंस। डी कहता है इट इज अनरिलेटेड टू द कॉर्पोरेट कल्चर एंड डज नॉट अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। यहां पर तो अगर हम किसकी नॉर्म्स बिलीफ की रोल्स की बात करते हैं यहां पर, तो ये एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन के एथिकल प्रिंसिपल्स हैं वहां पर आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा, है ना। जो ऑर्गेनाइजेशन एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रही हैं उसमें आपको ये देखने को मिल जाएगा। और जब कोई ऑर्गेनाइजेशन, है ना, कॉर्पोरेट पॉलिसीज को तैयार कर रही है, इन कॉर्पोरेटिंग कॉर्पोरेट पॉलिसीज, जब अपनी कॉर्पोरेट पॉलिसीज को तैयार कर रही हैं एथिक्स को लेकर, उसमें इसकी झलक आपको मिल जाएगी। उसके बाद में एम्प्लॉयज कमिटमेंट, इन्फ्लुएंसिंग एम्प्लॉय कमिटमेंट एंड एथिकल डिसीजन, वहां पर भी इसका रिफ्लेक्शन आपको मिल जाएगा। एम्प्लॉय के कमिटमेंट को ये इन्फ्लुएंस करता है, यहां पर एम्प्लॉयज को टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन यहां पर मूव करता है। और चाहे स्टाफ की बात करते हैं, चाहे मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो एथिकल डिसीजन लेने की तरफ यहां पर फोकस करता है। चलिए बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अलाइनिंग वैल्यूज एंड प्रैक्टिसेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में अगर यहां पर वैल्यूज एंड प्रैक्टिसेस को आपस में अलाइन करने की बात आती है, तो जब उसको अलाइन करने की बात आएगी तो उसको लेकर कौन सा ऑप्शन है जो यहां पर करेक्ट आंसर को डिफाइन करेगा? इट इंश्योर दैट ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल गोल्स आर अचीव्ड। बी कहता है इट इज नेसेसरी फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑफ कोर वैल्यूज टू स्टेक होल्डर्स। सी कहता है इट इज क्रूशियल फॉर मेकिंग मैनेजमेंट बाय वैल्यूज सक्सेसफुल एंड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइवल इन ए कॉम्पिटिटिव बिजनेस वर्ल्ड। डी कहता है इट इज ओनली इंपोर्टेंट फॉर द मेंटेनिंग ऑर्गेनाइजेशन रेपुटेशन एंड हैज नो इंपैक्ट ऑन इट्स ऑपरेशंस। उसके ऊपर इसका कोई इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो यहां पर मेकिंग मैनेजमेंट बाय वैल्यूज सक्सेसफुल, उसके लिए इट इज वेरी क्रूशियल यहां पर। और जो ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल है, ये कॉम्पिटिटिव बिजनेस वर्ल्ड है ना, जो ये कॉम्पिटिटिव बिजनेस वर्ल्ड है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। यहां पर वैल्यूज एंड प्रैक्टिसेस को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? हाउ डू पर्सनल वैल्यूज इन्फ्लुएंस एन इंडिविजुअल बिहेवियर विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाकर बात करें, जो पर्सनल वैल्यूज हैं, ठीक है, जो पर्सनल वैल्यूज हैं वो किस तरीके से इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन उसको इन्फ्लुएंस करता है। यहां पर ऑप्शन ए कहता है कि जो पर्सनल वैल्यूज हैं हैव नो इन्फ्लुएंस ऑन द इंडिविजुअल बिहेवियर और चॉइस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन बी पर्सनल वैल्यूज ओनली अफेक्ट द इंडिविजुअल बिहेवियर आउटसाइड द वर्क प्लेस।
एंड आर रिलेवेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन एथिक्स। यहां पर सी कहता है पर्सनल वैल्यूज प्रोवाइड एन इंटरनल रेफरेंस फॉर व्हाट इज गुड, बेनिफिशियल, इंपोर्टेंट एंड जनरेट बिहेवियर दैट इन्फ्लुएंस द चॉइस मे बी एन इंडिविजुअल। डी कहता है पर्सनल वैल्यूज आर कंप्लीटली अलाइन विद द ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज, डू नॉट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। यहां पर तो भाई जो ऐसा नहीं है कि जो पर्सनल वैल्यूज हैं वो इन्फ्लुएंस नहीं करती यहां पर, है ना, इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है ऑर्गेनाइजेशन में उसको इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, करेगा यहां पर। क्या किसी भी कंपनी के अंदर सारे जो सभी स्टाफ हैं वो एक जैसे होते हैं? क्या सभी स्टाफ का बिहेवियर एक जैसा होता है? क्या सभी स्टाफ के विचार, थॉट्स, डिसीजन मेकिंग एक जैसी होती है? नो, सबके अलग अलग होते हैं। क्यों? वो सबकी पर्सनल वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट होती है, सबकी पर्सनल वैल्यूज अलग अलग होती हैं यहां पर। तो जो पर्सनल वैल्यूज है वो प्रोवाइड करती है इंटरनल रेफरेंस यहां पर, है ना, व्हाट इज गुड, तो क्या अच्छा है यहां पर, तो सबकी नजर में अलग अलग हो सकता है, किसी की नजर में ये अच्छा है, किसी की नजर में ये अच्छा है, किसी की नजर में ये अच्छा है ना, क्या बेनिफिशियल है, क्या इंपॉर्टेंट है, तो सभी की प्रेफरेंस अलग अलग हो सकती है यहां पर, है ना। ये उनकी जो यहां पर इंटरनल रेफरेंस है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। और उसी से यहां पर जनरेट बिहेवियर, जो बिहेवियर है उसी से जनरेट होगा जो यहां पर किसी भी इंडिविजुअल की जो चॉइस है उसको यहां पर इंफ्लुएंस करेगा, उसके ऊपर इंपैक्ट डालेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है यहां पर, हाउ कैन वैल्यू कंफ्लिक्ट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन बी रिजोल्व। तो जो वैल्यू है वो यहां पर कंफ्लिक्ट को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरीके से रिजोल्व कर सकता है, कैसे उस प्रॉब्लम को यहां पर सोल्व किया जा सकता है। बाय इग्नोरिंग इंडिविजुअल वैल्यूज एंड स्ट्रिक्टली एडहियरिंग टू कॉर्पोरेट कल्चर। बी कहता है यहां पर एंश्योरिंग दी पर्सनल वैल्यूज नेवर मैच विद ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज टू अवॉइड एनी फ्रिक्शंस। और जो ऑप्शन नंबर सी है वो कहता है यहां पर बाय मैनेजिंग डाइवर्जेंस बिटवीन इंडिविजुअल वैल्यूज कॉर्पोरेट कल्चर एज वैल्यू डिफरेंसेस नीड नॉट नेसेसरीली कॉज कंफ्लिक्ट। और डी कहता है यहां पर बाय एलिमिनेटिंग ऑल पर्सनल वैल्यूज फ्रॉम द वर्क प्लेस टू प्रिवेंट एनी पोटेंशियल कंफ्लिक्ट। इनमें से हम कहां टिक करें, तो भाई इसमें हमारा जो आंसर है वो कौन सा होगा, इसमें हम सी के ऊपर टिक करेंगे। बाय मैनेजिंग द डाइवर्जेंस बिटवीन इंडिविजुअल वैल्यूज कॉर्पोरेट कल्चर वैल्यूज डिफरेंस नीड नॉट नेसेसरली कॉज कंफ्लिक्ट यहां पर, ठीक है। तो जो इंडिविजुअल वैल्यूज है, कॉर्पोरेट कल्चर है, अगर उसके बीच में यहां पर, ठीक है, कोई डाइवर्जेंस है, उसको मैनेज करने में कोई कंफ्लिक्ट अगर अराइज होता है ना, तो उसको यहां पर दूर करने में जो वैल्यूज, ठीक है, तो इस तरीके से जो यहां पर वो हेल्प करती हैं, उसको रिजोल्व करने में हेल्प करेंगे यहां पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सनल एथिक्स एंड बिजनेस एथिक्स। अगर मैं पर्सनल एथिक्स की बात करूं, बिजनेस एथिक्स की बात करूं, तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, यहां पर दोनों के बीच में अंतर क्या है। ऑप्शन ए कहता है पर्सनल एथिक्स एंड बिजनेस एथिक्स आर कंप्लीटली अनरिलेटेड एंड शुड बी केप्ट सेपरेट एट ऑल टाइम्स। बी कहता है पर्सनल एथिक्स इज डिटरमाइंड बाय द लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस। सी बिजनेस एथिक्स आर सबसेट ऑफ पर्सनल एथिक्स एंड आर गवर्न सोली बाय द इंडिविजुअल, यहां पर जो कंसाइंस है। डी कहता है पर्सनल एथिक्स एंड बिजनेस एथिक्स आर इंटरकनेक्टेड एंड एन एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट मस्ट अलाइन पर्सनल एथिक्स विद बिजनेस एथिक्स। यहां पर तो अगर हम रिलेशनशिप की बात करते हैं पर्सनल एथिक्स और बिजनेस एथिक्स में, तो पर्सनल एथिक्स और बिजनेस एथिक्स आर इंटरकनेक्टेड। तो यहां पर जो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है मस्ट अलाइन पर्सनल एथिक्स और बिजनेस एथिक्स। तो जब भी यहां पर एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट कोई ऑर्गेनाइजेशन तैयार करती है तो उसमें पर्सनल एथिक्स और बिजनेस एथिक्स दोनों को अलाइन करना जरूरी होता है, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन के एथिक्स हैं और पर्सनल एथिक्स हैं, जब वो साथ में मिलकर काम करेंगे तभी यहां पर वो ऑर्गेनाइजेशन सही डायरेक्शन में यहां पर बढ़ेगी। What is the significance of individual integrity in the context of personal and business ethics? तो यहां पर अगर हम किसी इंडिविजुअल की इंटीग्रिटी की बात करते हैं यहां पर पर्सनल और बिजनेस एथिक्स को लेकर, तो उसमें इनमें से कौन सा है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कहां पर टिक करना होगा, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा कौन सा करेक्ट आंसर को इंडिकेट करेगा। तो भाई यहां पर हमारा जो आंसर है वो कौन सा होगा, इसमें हम सी के ऊपर टिक करेंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। इंटीग्रिटी इज द कोर वैल्यू, है ना, जो इंटीग्रिटी है वो कोर वैल्यू है दैट मेक्स एन इंडिविजुअल और बिजनेस कंप्लीट। किसी भी इंडिविजुअल को, बिजनेस को यहां पर कंप्लीट बनाती है कोर वैल्यूज एंड अनडिवाइडेड। तो यहां पर इट इज बीइंग ट्रू टू वैल्यूज एंड कमिटमेंट्स। यहां पर
किसी भी पर्सन की, ऑर्गेनाइजेशन की कमिटमेंट, उसकी वैल्यूज को यहां पर उसकी जो कोर वैल्यूज है उसमें वो रिफ्लेक्ट होता है, उसमें देखने को मिलता है। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है हाउ शुड एन इंडिविजुअल रेस्पोंड व्हेन दे फेल टू फुलफिल कमिटमेंट। तो यहां पर कोई भी जो इंडिविजुअल है उसे कैसे रेस्पॉन्ड करना चाहिए जब यहां पर कमिटमेंट को फुलफिल करने में फेल हो जाता है। तो आंसर पहले रिफ्लेक्ट हो रहा है इसमें। तो यहां पर हम किसके ऊपर, सी के ऊपर टिक करेंगे। सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। बाय एक्नॉलेजिंग फेलियर, जो फेलियर है उसको एक्नॉलेज किया जाए यहां पर, रिकमिटमेंट हो, है ना, जहां पर अल्टरेशन की रिक्वायरमेंट हो अल्टरेशन किया जाए कमिटमेंट को, एंड उसके बाद में जो इंटीग्रिटी है उसको रिस्टोरिंग हो, यहां पर उसको रिस्टोर किया जाए। तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो आपके मॉड्यूल ई से बनते हैं यहां पर। एंड सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आपने कितना स्कोर किया है जल्दी से आप मेरे साथ में शेयर कर दीजिए, और मैं आप सभी को प्रोवाइड कर रहा हूं यहां पर एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस। चलिए शुरू करेंगे हम लोग एथिकल डायमेंशंस ऑफ एम्प्लॉयज को लेकर। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, पीपीबी का मॉड्यूल डी और यूनिट नंबर 53 का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस बाय ए बैंक एम्प्लॉय वुड बी कंसीडर एन अब्यूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन। इनमें से अगर हम अब्यूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन की बात करेंगे तो इनमें से कौन सा यहां पर कंसीडर होगा। ऑप्शन ए कहता है रिपोर्टिंग एक्यूरेट एक्सपेंसेस फॉर एन ऑफिशियल ट्रिप, बी यूजिंग ऑफिशियल रिसोर्सेज फॉर पर्सनल यूज, सी ट्रीटिंग ऑल कस्टमर्स इक्वली regardless of their relationship with the employee, and D claiming only the fixing prerequisite allowed by the bank। इनमें से कहां पर टिक करेंगे। तो कौन सा है जो अब्यूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन कंसीडर किया जाएगा। अगर यहां पर ऑफिशियल रिसोर्सेस यानी जो भी यहां पर ऑफिस की एसेट्स हैं, अगर ऑफिस की एसेट्स का पर्सनल पर्पस के लिए, पर्सनल ऑब्जेक्टिव के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पर्सनल चीजों के लिए यूज करते हैं, ठीक है, अगर पर्सनल पर्पस के लिए यहां पर ऑफिस की चीजों का यूज करते हैं, एसेट्स का यूज करते हैं, तो वो अब्यूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन में कंसीडर होगा। चलिए उसके बाद में आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स इनसाइडर ट्रेडिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ ए बैंक एम्प्लॉयज एक्शंस। इनमें से कौन सा यहां पर इनसाइडर ट्रेडिंग में कंसीडर होगा, जो इनसाइडर ट्रेडिंग के को रिकॉग्नाइज करेगा यहां पर, है ना। बैंक का जो बैंक एम्प्लॉयज है, अगर हम बैंक एम्प्लॉयज के एक्शन की बात करते हैं तो बैंक एम्प्लॉयज के द्वारा ऐसा काम, क्या काम किया जाता है, या ऐसा कौन सा काम किया जा सकता है, या ऐसा कौन सी एक्टिविटी हो सकती है यहां पर, है ना, ऐसी कौन सी एक्टिविटी हो सकती है जिसमें उसे इनसाइडर ट्रेडिंग में कंसीडर करेंगे, वो इनसाइडर ट्रेडिंग माना जाएगा यहां पर, है ना। बताइए एक बार जल्दी से मुझे, इनमें से कौन सा है जिसको इनसाइडर ट्रेडिंग कंसीडर करेंगे। चलिए फटाफट फटाफट मेरे साथ में अपना जो आंसर है वो शेयर कीजिए। ऑप्शन ए कहता है ट्रेडिंग स्टॉक्स बेस्ड ऑन पब्लिक इंफॉर्मेशन अबाउट क्लाइंट्स बैंक्स अकाउंट। चलिए बी कहता है एडवाइजिंग फ्रेंड्स टू बाय, है ना, एडवाइजिंग फ्रेंड्स टू बाय स्टॉक्स ऑफ ए कंपनी बेस्ड ऑन पब्लिकली अनाउंस्ड इंफॉर्मेशन। उसके बाद में पब्लिकली अनाउंस्ड इंफॉर्मेशन। सी कहता है सेलिंग स्टॉक्स ऑफ ए कंपनी जस्ट बिफोर द कंपनीज अकाउंट इज ऑफिशियली डिक्लेयर एज एनपीए बेस्ड ऑन इंटरनल इंफॉर्मेशन। उसके बाद में डी डीलिंग इन द स्टॉक ऑफ ए बैंक वेयर वन इज एम्प्लॉयड बेस्ड ऑन सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन दैट इज पब्लिकली अवेलेबल। इनमें से हम कहां पर टिक करें, कौन सा है जो हमारे करेक्ट आंसर को इंडिकेट करेगा। वीडियो को लाइक जरूर कर लेना सो दैट सारे क्वेश्चंस आपके अकाउंट में सेव हो जाएं। जब भी आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहें, प्रैक्टिस के लिए सारे क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल रहने चाहिए यहां पर। यस, तो यहां पर हमारा जो आंसर है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, वो होगा यहां पर सी। सी के ऊपर टिक करेंगे हम लोग, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन को लेकर, ठीक है।
ये क्वेश्चन क्या कहता है, इस क्वेश्चन में ये आंसर क्या डिफाइन करता है, ये बताता है कि भाई मान लेते हैं कोई बड़ी कंपनी है ना, और बड़ी कंपनी लिस्टेड कंपनी है, उसके जो शेयर्स है मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं यहां पर, है ना, उस कंपनी के जो शेयर्स हैं वो मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। अब यहां पर आपको पहले ही पता चल गया कि इस कंपनी का जो अकाउंट है वो एनपीए डिक्लेयर होने वाला है। अब उस कंपनी का एनपीए डिक्लेयर उसका अकाउंट एनपीए डिक्लेयर हो जाएगा तो मार्केट में रेपुटेशन कम होगी, तो उस कंपनी के जो शेयर्स है उसका प्राइस फॉल करेगा। तो ये बात आपको पहले ही पता चल गई, तो आपने क्या किया, अभी आपने शेयर्स को बेच दिया और जब जैसे ही यहां पर उसका अकाउंट एनपीए डिक्लेयर हुआ आपने बाई कर लिया। तो ऐसे केस में यहां पर जो इनसाइडर इंफॉर्मेशन है, जो इनसाइड इंफॉर्मेशन है, उसके बेसिस पर ये एक्शन लिया गया है, तो दिस विल बी कंसीडर इनसाइडर ट्रेडिंग। ये इनसाइडर ट्रेडिंग में आएगा यहां पर, तो इसमें हम सी के ऊपर टिक करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑफ ए बैंक एम्प्लॉयज रिगार्डिंग प्रोप्राइटरी डेटा, है ना। अगर हम प्रोप्राइटरी डेटा की बात करते हैं तो प्रोप्राइटरी डेटा को लेकर जो यहां पर एक्सपेक्टेड बिहेवियर है बैंक एम्प्लॉयज का वो क्या है। ऑप्शन ए कहता है शेयरिंग की स्ट्रेटजीज विद कॉम्पिटिटर्स टू गेन मार्केट एडवांटेज। बी कहता है कीपिंग कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डेटा रिलेटेड टू स्टेक होल्डर्स, कस्टमर्स एंड वेंडर्स। सी रिवीलिंग सेंसिटिव डेटा टू थर्ड पार्टीज फॉर पर्सनल गेन। एंड उसके बाद में डी कहता है डिस्क्लोजिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक। चलिए इनमें से हम कहां पर टिक करेंगे, इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा यहां पर, है ना। अगर हम करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो करेक्ट आंसर कौन सा है यहां पर, तो भाई इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर है वो होगा बी के ऊपर टिक करेंगे। बी हमारा करेक्ट आंसर है। कीपिंग कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डेटा रिलेटेड टू स्टेक होल्डर्स, कस्टमर एंड वेंडर्स। तो कस्टमर का डेटा हो या वेंडर का डेटा हो या अदर स्टेक होल्डर्स का डेटा हो, तो डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करके रखना है ना। किसी के साथ में डेटा को ऐसे ही डिस्क्लोज नहीं करना है, किसी को डेटा को ऐसे ही नहीं बताना है यहां पर। चलिए उसके बाद में आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें यहां पर, ये क्वेश्चन क्या कहता है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ बैंक ऑपरेशंस विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज कंसीडर एन ऑफेंस रिलेटेड टू ब्राइबरी। इनमें से कौन सा जो ब्राइबरी में कंसीडर होगा। कंडक्टिंग क्रेडिट अप्रेजल बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, ऑफरिंग ए गिफ्ट टू ए बैंक ऑफिशियल टू गेट फेवरेबल ट्रीटमेंट इन ए लोन डिसबर्समेंट। सी मार्केटिंग बैंक प्रोडक्ट एंड सर्विसेज विदाउट एनी पर्सनल गेन। और डी रिकवरिंग द लोन बेस्ड ऑन एग्रीड टर्म विद द कस्टमर्स। तो अगर हम यहां पर बैंक ऑपरेशंस की बात करते हैं तो इसमें ब्राइबरी में कौन सा आएगा, किसको ब्राइबरी माना जाएगा। तो यहां पर अगर कोई गिफ्ट दिया गया है ना, बैंक ऑफिशियल को अगर कोई गिफ्ट प्रोवाइड किया गया है, कोई गिफ्ट ऑफर किया गया है, और गिफ्ट देने का पर्पस क्या है कि यहां पर जो लोन डिसबर्समेंट है वो यहां पर उनका जो फेवर है वो मिले यहां पर, है ना, वो फेवरेबल ट्रीट करें यहां पर लोन डिसबर्समेंट में। तो आंसर कौन सा होगा, बी के ऊपर टिक करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिफाइनिंग सर्विस लेवल एग्रीमेंट, है ना। अगर हम पर्पस की बात करते हैं, व्हाट इज द पर्पस, पर्पस क्या है यहां पर, सर्विस लेवल एग्रीमेंट को डिफाइन करने की जब बात आती है इन ए कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ए बैंक आउटसोर्स इस फंक्शन टू थर्ड पार्टीज। जब यहां पर बैंक की तरफ से जो फंक्शंस हैं वो थर्ड पार्टीज को आउटसोर्स किए जाते हैं। ऑप्शन ए कहता है टू इंश्योर दैट थर्ड पार्टी प्रोवाइड्स सर्विसेज दैट मीट और एक्सपेक्टेड द बैंक स्टैंडर्ड्स। बी कहता है टू अलाउ द थर्ड पार्टी टू मॉडिफाई द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एज नीडेड। सी कहता है टू गिव द थर्ड पार्टी फुल कंट्रोल ओवर द कस्टमर सर्विस प्रोसेस। एंड डी कहता है टू इंक्रीज द बैंक्स लायबिलिटी इन केस ऑफ एनी इनकन्वीनियंस कॉस्ट टू द कस्टमर। तो अगर हम सर्विस लेवल एग्रीमेंट की बात करें तो इनमें से कौन सा है जो पर्पस को यहां पर डिफाइन करेगा। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा ए के ऊपर टिक करेंगे। ए करेक्ट आंसर है। टू इंश्योर दैट जो थर्ड पार्टी है ना, इस चीज को इंश्योर करना कि जो थर्ड पार्टी है प्रोवाइड सर्विसेज दैट मीट और एक्सीड द बैंक स्टैंडर्ड्स, जो यहां पर बैंक्स के स्टैंडर्ड्स को मीटअप करेगा या उसको एक्सीड करेगा यहां पर। तो आंसर कौन सा होगा, हम ए के ऊपर टिक करेंगे। ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन को लेकर,
है ना। इसमें हम किसके ऊपर, ए के ऊपर टिक कर देंगे, ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए यहां पर, क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स सेक्सुअल हरासमेंट इन वर्क प्लेस। इनमें से कौन सा है। ऑप्शन ए कहता है प्रोफेशनल कंडक्ट दैट इज नेसेसरी फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वर्बल कम्युनिकेशन दैट इज रिलेटेड टू वर्क एंड डज नॉट हैव ए सेक्सुअल कॉनोटेशन। उसके बाद में सी अनवेलकम बिहेवियर ऑफ ए सेक्सुअल नेचर इंक्लूडिंग फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स। डी इंटरेक्शन बिटवीन एम्प्लॉयज दैट इज कॉन्सिडेंशियल एंड डज नॉट अफेक्ट द वर्क इन्वायरमेंट। यहां पर इनमें से कौन सा है जो सेक्सुअल हरासमेंट में आएगा वर्क प्लेस पर। तो यहां पर अनवेलकम बिहेवियर ऑफ सेक्सुअल नेचर इंक्लूडिंग फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड सेक्सुअली कलर्ड जो रिमार्क्स हैं यहां पर, तो वो यहां पर इसका पार्ट होगा। तो आंसर कौन सा होगा इसमें, इसमें हम सी के ऊपर टिक करेंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन को लेकर। तो भाई ऑफिसर अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सो दैट आप हर क्वेश्चन का जो आंसर है वो कमेंट कर सकें, है ना, और आप पार्टिसिपेट कर सकें, आपका पार्टिसिपेशन हो सके, ठीक है, एंड आप अपनी क्वेरीज पूछ सकें, अपने क्वेश्चन पूछ सकें, कमेंट कर सकें। तो इसके लिए ऑफिसर अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। चले क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए यहां पर, ये क्वेश्चन क्या कहता है यहां पर, इन द कंटेक्स्ट ऑफ मैनेजिंग कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट विद इन ए बैंक विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इज रिकमेंडेड। तो यहां पर कौन सा जो मेजरमेंट है ना, कौन सा मेजर जो है वो रिकमेंड होगा यहां पर। अगर यहां पर कोई कंफ्लिक्ट क्रिएट होता है ना, अगर कोई यहां पर बैंक में कोई कंफ्लिक्ट क्रिएट होता है तो उसको लेकर। ऑप्शन ए कहता है इग्नोरिंग पोटेंशियल कंफ्लिक्ट टू अवॉइड डिसरप्शंस। बी कहता है अलाउइंग एम्प्लॉयज टू रिजॉल्व कंफ्लिक्ट ऑन देयर ओन विदाउट मैनेजमेंट इंटरवेंशन। सी कहता है आइडेंटिफाइंग एंड प्रिवेंटिंग कंफ्लिक्ट्स थ्रू इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल एंड मैकेनिज्म। डी कहता है अनकरेजिंग एम्प्लॉयज टू परस्यू पर्सनल बेनिफिट फ्रॉम डिसीजन मेड इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी। यहां पर इनमें से कौन सा है, ध्यान से पढ़िए और शेयर करते चलिए मेरे साथ में कि इनमें इसमें से हम कहां पर टिक करेंगे, कौन सा हमारा करेक्ट आंसर होगा यहां पर, है ना। तो यहां पर हमारा जो आंसर है वो होगा सी आइडेंटिफाई एंड प्रिवेंट कंफ्लिक्ट। तो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का क्लियर ऑब्जेक्टिव यहां पर होना चाहिए कि जो भी यहां पर कंफ्लिक्ट है उनको आइडेंटिफाई करें, उनको प्रिवेंट करें। ठीक है, जो भी यहां पर कंफ्लिक्ट है, आइडेंटिफाई एंड प्रिवेंटिंग कंफ्लिक्ट थ्रू दी इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल एंड मैकेनिज्म, यहां पर उसका इस्तेमाल करें। तो सी के ऊपर टिक करेंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन को लेकर। चलिए उसके बाद में बढ़ेंगे हम लोग आगे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 8। अकॉर्डिंग टू दी आरबीआई गाइडलाइंस, है ना, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है यहां पर, आरबीआई गाइडलाइंस 2, अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइंस ऑन फेयर अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, व्हाट इज रिक्वायर्ड इन दी नोट्स टू अकाउंट सैंक्शन ऑफ ए बैंक्स ऑफिशियल स्टेटमेंट्स। ऑप्शन ए कहता है ओनली दी आइटम्स स्पेसिफिकली लिस्टेड इन दी आरबीआई गाइडलाइंस शुड बी डिस्क्लोज। बी कहता है बैंक्स शुड नॉट डिस्क्लोज कंपैरेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रीवियस पीरियड यहां पर। सी कहता है बैंक शुड डिस्क्लोज वेरियस अकाउंटिंग पॉलिसीज इन ए सेपरेट डॉक्यूमेंट नोट अलोंग विद द नोट्स टू अकाउंट्स। एंड डी कहता है बैंक शुड डिस्क्लोज कंपैरेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रीवियस पीरियड एंड ऑल्सो फॉर नैरेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन यहां पर। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस हैं, अकॉर्डिंग टू द आरबीआई गाइडलाइंस ऑन फेयर अकाउंटिंग प्रैक्टिस, तो व्हाट इज रिक्वायर्ड इन द नोट्स ऑफ अकाउंट्स सैंक्शन ऑफ बैंक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यहां पर। तो आंसर हमारा कौन सा होगा, डी होगा यहां पर। ये हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं यहां पर। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 में आ गए हैं हम लोग। तो आंसर कौन सा होगा यहां पर, इसमें हम डी के ऊपर टिक करेंगे। तो बैंक शुड डिस्क्लोज कंपैरेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ प्रीवियस पीरियड ऑल्सो फॉर नैरेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन यहां पर। तो आरबीआई की गाइडेंस यहां पर फेयर अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को लेकर यहां पर डिफाइन करती है कि जितने भी सारे के सारे स्टेक होल्डर्स हैं, सभी स्टेक होल्डर्स को बैंक्स की फाइनेंशियल कंडीशन अभी कैसी है, बैंक्स की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में एकदम क्लियरली पता होना चाहिए यहां पर, है ना, उसके बारे में क्लियरली यहां पर है ना सारी बातें डिस्क्लोज होनी चाहिए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है यहाँ पर, व्हाट इज ए प्राइमरी पर्पस ऑफ द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स डेवलप्ड बाय द आरबीआई। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, आरबीआई की तरफ से जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट डेवलप की जाती है उसका प्राइमरी पर्पस क्या है। ऑप्शन ए कहता है टू मिनिमाइज द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द बैंक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बी कहता है टू अलाउ मार्केट पार्टिसिपेंट टू एसेस इंफॉर्मेशन ऑन रिस्क एक्सपोजर एंड कैपिटल एडिक्वेसी। सी कहता है टू डिस्करेज, है ना, मार्केट डिसिप्लिन एंड कंपेरेबिलिटी। डी कहता है टू रिड्यूस द कंसिस्टेंसी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए बैंक्स डिस्क्लोजर फ्रेमवर्क। यहां पर इनमें से कौन सा है जो करेक्ट आंसर को बताएगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी के ऊपर टिक करेंगे। बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, टू अलाउ मार्केट पार्टिसिपेंट टू एसेस इंफॉर्मेशन ऑन रिस्क एक्सपोजर एंड कैपिटल एडिक्वेसी। यहां पर तो जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है उसको डेवलप करने का ऑब्जेक्टिव ये है ना, जितने भी मार्केट पार्टिसिपेंट है अगर वो किसी बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वहां पर रिस्क एक्सपोजर कैपिटल एडिक्वेसी के बारे में पता हो, एंड वो यहां पर दूसरे बैंकों के साथ में डेटा को कंपैरिजन भी कर सके इन्वेस्टमेंट करने से पहले, है ना, बिफोर इन्वेस्टिंग इन बैंक्स इक्विटी। ठीक है, तो वहां पर कंपैरिजन कर सकें। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इसको देखिए, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन भी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, इन द कंटेक्स्ट ऑफ एचआरएम एथिक्स, है ना, हम किसकी बात कर रहे हैं, एचआरएम एथिक्स की बात कर रहे हैं। व्हाट इज एसेंशियल फॉर द रिटेंशन ऑफ यंग क्वालिफाइड टैलेंट इन ए बैंक। अगर एक यंग क्वालिफाइड टैलेंट, जो टैलेंटेड स्टाफ है उसको बैंक में अगर रिटेन करके रखना है ना, अगर उसके रिटेंशन के ऊपर फोकस करना है तो व्हाट इज एसेंशियल, क्या जरूरी है यहां पर। ऑप्शन ए कहता है सोनली फोकसिंग ऑन कॉम्पिटिटिव कंपनसेशन पैकेज। बी इग्नोरिंग दी वर्क इन्वायरमेंट एंड एथिकल गवर्नेंस यहां पर। सी कहता है प्रायोरिटाइजिंग ओनली द स्कोप टू एनहांस नॉलेज। एंड डी प्रोवाइडिंग ए फेयर वर्क इन्वायरमेंट, एथिक्स, गवर्नेंस एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर नॉलेज एनहांसमेंट। यहां पर तो यहां पर ऐसे जो स्टाफ हैं, है ना, जो यंग क्वालिफाइड टैलेंटेड स्टाफ है उनको एक फेयर वर्क इन्वायरमेंट यहां पर बैंक प्रोवाइड करें, एथिक्स एंड गवर्नेंस को बैंक यहां पर फॉलो करें, और उसके बाद में नॉलेज एनहांसमेंट के लिए जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको यहां पर प्रोवाइड की जाए। ठीक है, और जहां पर मॉनेटरी बेनिफिट देने की बात आती है तो साथ साथ मॉनेटरी बेनिफिट भी प्रोवाइड किए जाए। तो दीज आर दी 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस यूनिट के। तो सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आपने कितना स्कोर किया है जल्दी से आप मेरे साथ में शेयर कर दीजिए कि भाई ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करके आपका स्कोर कितना है यहाँ पर। और लगातार हम आपको, अगर ये सारे टॉपिक आप कवर करना चाहते हैं, इन सभी टॉपिक को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो इन सभी टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। कहां पर, JAIIB का महापैक 2.0, JIIB के महापैक 2.0 में आप इनको अच्छे से कवर कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि एग्जाम को पास करने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट इज पावर, और जो JIIB का महापैक 2.0 है वो आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के ऊपर काफी फोकस करता है ना, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के ऊपर यहाँ पर बहुत फोकस रहता है। और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी जैसी हो जाती है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो एकदम परफेक्ट होती चली जाती है। JIIB के महापैक 2.0 का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और डिस्काउंट कोड रहेगा यहाँ पर Y195। ये डिस्काउंट कोड आप यूज कर लीजिएगा तो आपको यहाँ पर सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। या अगर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में महापैक का लिंक नहीं मिलता है तो कहां से मिलेगा, तो आप इसके लिए सिंपली क्या कर सकते हैं, आप अपने गूगल में सर्च कीजिए अड्डा 24/7, और अड्डा 24/7 सर्च करने के बाद में सबसे ऊपर जो लिंक आएगा उसके ऊपर क्लिक कर लीजिएगा। यहां पर क्लिक करने के बाद में सबसे पहले आप अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से अड्डा 24/7 एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद में JIIB CIB एग्जाम कैटेगरी के ऊपर क्लिक करना है, और यहां पर आने के बाद में आपको JIIB में 2024 के ऊपर क्लिक करेंगे। और अभी रिसेंटली आपके लिए पावर पैक रिवीजन बैच बाइलिंगुअल, पावर पैक रिवीजन बैच इंग्लिश मीडियम, ये बैच अभी रिसेंटली आप सभी के लिए स्टार्ट हुए हैं, और अभी लोवेस्ट प्राइस चल रहा है JIIB के महापैक 2.0 में, तो इसका जो एडवांटेज है आपको मिल जाएगा। तो दोनों बैच आपको JIIB के महापैक 2.0 मिल जाएंगे, डबल वैलिडिटी ऑफर यहाँ पर अवेलेबल रहेगा, और इसके साथ साथ सारे बेनिफिट्स आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। कैसे एनरोलमेंट करना है, एनरोलमेंट करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूँ जो लाइव क्लासेस है आपको यहाँ से मिलेंगी, है ना, और हर लाइव क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेगा। अगर बाई चांस कभी कोई लाइव क्लास छूट जाती है तो उसका रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा। और अभी जो पावर पैक रिवीजन बैच में, जो रिवीजन बैच में क्लासेस चल रही हैं वो भी आपको यहीं पर मिल जाएंगी। अलग से कुछ भी कोई बैच लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, है ना, सब आपको यहीं से मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी। टेस्ट सीरीज में टॉपिक वाइज क्वेश्चन, फुल लेंथ मॉक टेस्ट दोनों अवेलेबल हैं सभी पेपर्स के।
और यहाँ पर 6 से 7 हज़ार क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए है। उसके साथ साथ जो ई बुक्स हैं शॉर्ट नोट्स मिलेंगे ई बुक्स की फॉर्म में, मिनी मैराथन महा मैराथन क्लासेस आपको वीडियो सेक्शन में यहाँ पर मिल जाएगी। तो सिंपली आपको बाय नाउ के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर जो कूपन कोड है वो एंटर करना है, दैट इज Y195, है ना। Y195 कूपन कोड एंटर करेंगे और अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली हमें 79% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 23,222 रुपीज़ का डायरेक्ट डिस्काउंट मिलेगा यहाँ पर, और 300 रुपये का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा अडा 24/7 एप्लीकेशन में। तो यहाँ पर 300 रुपीज़ और कम हो जाते हैं, तो 5799, है ना, 5799 रुपीज़ में GIB का महापैक 2.0 कंप्लीट आपको मिल जाता है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें, एनरोलमेंट करें और तैयारी अपनी शुरू कर दें। कोई भी क्वेश्चन रहता है, प्रश्न रहता है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैप्पी लर्निंग, जय हिंद।